आज जो भी आप जानते हैं फैब्रिक एक्सपो या टेक्सटाइल उत्सव या सूरत फैब्रिक एक्सपो लिखते हैं तो आपके माइंड में एक ही पिक्चर आता है टेक्सटाइल उत्सव। कहीं ना कहीं मेहनत, लगन और यहाँ पे जो गैप था हमने इसकी नब्ज परखी, समझा और इस तरह इसको ग्रोथ कराया। हमारा खुद का भी एम्ब्रॉयडरी मशीन था तो हम वैल्यू एडिशन को फोकस करके चले थे, लेकिन जैसे मार्केट घूमे हमने बहुत स्ट्रगल किया। हम भी घूमते थे, सब जगह विजिट करते थे तो समझ में आता था कि फैब्रिक को ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे, अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर, जबलपुर, उल्लासनगर, ये सब जगह जिस तरह धीरे धीरे गारमेंटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही थी तो कपड़ा तो बनता सूरत था, जाता दूसरी जगह, फिर वहां से जाता तीसरी जगह। लेकिन हमने कोशिश करी कि डायरेक्ट बायर्स को डायरेक्ट यूजर के साथ जोड़ा जाए। कैसे सक्सेस हो पाए इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है कि आपको लगे रहना पड़ेगा, निडरता के साथ, बेशर्मी के साथ। मतलब हम लोग इसके पीछे लगे रहे। हमको मालूम था कि इसमें पोटेंशियल है और ये ग्रो करेगा। या आप उनके सप्लायर हैं, या आप उनके मिल मास्टर हैं, या रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो आप उनकी वैल्यू कीजिए कि जो पार्ट ले चुका है, वहां पे जो बैठा है वो 2 दिन 3 दिन पैसा खर्च करके व्यापार करने बैठा है, वो आपको आज 3 दिन एंटरटेन करना नहीं चाह रहा, वो 363 दिन आपको एंटरटेन करेगा। वो बाकी के 3 दिन इनके लिए छोड़ दिए, इनके व्यापार के लिए। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर हमने बिजनेस का मॉड्यूल ऐसा रखा हुआ है कि जो आज मेहनत करके कपड़ा लेकर वहां बैठा हुआ है तो उसकी क्रिएशन की कदर करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। शायद जहां तक हमारा रिसर्च कहता है कि मैं हिंदुस्तान की तो हम पहली हैं ही है, लेकिन हो सकता है शायद हम वर्ल्ड की ऐसी पहली कंपनी थी जिन्होंने प्री और स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के साथ पूरा एग्जीबिशन फेस आईडी पे रन करा था। लोग कहते हैं ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आपने मार्केट एक्सपेंड नहीं कर रहे, हिंदुस्तान से बाहर निकले, या आप कोई पर्टिकुलर एक मंडी में काम करे तो उस मंडी से बाहर निकले, उस मार्केट को एक्सप्लोर करो जहां आपके या आपके कॉम्पिटिटर नहीं बेच रहे, तो आपके लिए एक कोर मार्केट हो जाएगा और सेल बढ़ेगी। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती ना तो बाहर का एक एक्सटीरियर होता है, वो एक्सटीरियर मैं हो जाता हूँ, लेकिन वो बिल्डिंग बिना जमीन के अंदर धसे हुए इंटीरियर के बिना पॉसिबल नहीं है। जो नींव जिसको हम बोलते हैं ना, वो हमारे हसमुख भाई है, जो किसी को दिखाई कम देते हैं लेकिन वो है तो हमारी सुंदरता दिख रही है। नमस्कार, सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के पॉडकास्ट में हम हमेशा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के उन हस्तियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अलग टाइप से काम किया है। और आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर फैब्रिक्स एग्जीबिशन के अंदर एक अपना शानदार मुकाम बनाया है। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन टेक्सटाइल उत्सव से पधारे श्री नीलेश भाई जैन का। नमस्ते, जय माता। नीलेश भाई, आज जब भी हम नाम सुनते हैं टेक्सटाइल उत्सव का तो बड़ा गर्व महसूस होता है, और हम लोग इसके साक्षी है। जब आपने टेक्सटाइल उत्सव की शुरुआत की तब से मैं देख रहा हूँ दिनों दिन आपने कहाँ से शुरू की और कहाँ तक पहुँच गए, और आज जो ये इतना बड़ा नाम आपने बनाया है उसकी वजह क्या है सर? कैसे ये सक्सेस हुए, कैसे ये सब जर्नी रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे शुरुआत तो आपने देखी थी, हमने बहुत छोटे से शुरुआत करी थी और माइंड में कॉन्सेप्ट था कि चाहे फैब्रिक सप्लायर हो चाहे वैल्यू एडर हो, और उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए इस तरह का कि जहाँ पे बायर्स, उनके जो टारगेट ऑडियंस है, जो उनके बायर्स हैं वो आए। तो कॉन्सेप्ट पहले माइंड में यही था। फिर धीरे धीरे फैब्रिक मार्केट हमको लगा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाला मार्केट है, तो सेकेंड थर्ड सीजन से हमने फिर फैब्रिक पे फोकस बढ़ाया और इसी तरह हमने ग्रेजुअली ग्रोथ करते करते आज जो भी आप जानते हैं फैब्रिक एक्सपो या टेक्सटाइल उत्सव या सूरत फैब्रिक एक्सपो लिखते हैं तो आपके माइंड में एक ही पिक्चर आता है टेक्सटाइल उत्सव। तो ये बस कहीं ना कहीं मेहनत, लगन और यहाँ पे जो गैप था हमने इसकी क्या बोलते हैं नब्ज परखी, समझा और इस तरह इसको ग्रोथ कराया। सर, ये कौन से ईयर में, जैसे आपने फर्स्ट अपना जो सीजन किया था, पहला सीजन कौन से ईयर में था? पहला सीजन हमने 2017 में किया था, जो सूरत में इंडोर स्टेडियम है वहां पे किया था। फिर 2018 हमने प्लेटिनम हॉल सरसाना, और फिर 2019 से लेके अब तक हमने मेन डोम जो सरसाना वाला है। यस। एक बात बता रहा हूँ सर, मैं भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। 2017 जैसे कोरोना से पहले फैब्रिक्स का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन आपने रियल में इतना जल्दी भांप लिया का आने वाला समय फैब्रिक्स का है। ये नीलेश भाई, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? फैब्रिक्स का है ये प्रेरणा, मतलब जैसे क्या था, हमारा खुद का भी एम्ब्रॉयडरी मशीन था तो हम वैल्यू एडिशन को फोकस करके चले थे, लेकिन जैसे मार्केट घूमे हमने बहुत स्ट्रगल किया। हम भी घूमते थे, सब जगह विजिट करते थे तो समझ में आता था कि फैब्रिक को ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। यहाँ फैब्रिक अच्छा बन तो रहा था लेकिन वो बाहर जा रहा था दूसरे माध्यम से।
ओके। और जिस तरह से गारमेंटिंग डेवलप हो रहा था, इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी गारमेंटिंग के अदर आउट ऑफ सूरत, मतलब जैसे समझ लीजिए जयपुर हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे, अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर, जबलपुर, उल्लासनगर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब जगह जिस तरह धीरे धीरे गारमेंटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो कपड़ा तो बनता सूरत था, जाता दूसरी जगह, फिर वहां से जाता तीसरी जगह। बिल्कुल। तो ये हमें फिल्म समझ में आने लगी कि ये इस तरह से जा रहा है, लेकिन हमने कोशिश करी कि डायरेक्ट बायर्स को डायरेक्ट यूजर के साथ जोड़ा जाए। बहुत बड़ी और बात। धीरे धीरे जैसे बायर बढ़ा तो साथ में यहाँ सप्लायर भी बढ़े, इस तरह से मार्केट ग्रो हुआ, इमर्ज हुआ, मार्केट बड़ा हुआ और इस तरह से मार्केट फैला। यानी आपके जैसे फैब्रिक एक्सपो के अंदर जब आप एग्जीबिटर के जो स्टॉल लगते हैं उसमें काफी सारी रेडीमेड जो भी मंडियां हैं वहाँ के व्यापारी को आप इनवाइट करते हैं? हाँ जी, वही उनको, जैसे बहुत सारे अच्छे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे अच्छे एजेंट्स होते हैं, उनको हम जैसे फ्लाइट टिकट्स हो गया, किसी को स्टे की फैसिलिटीज हो गई, किसी को दोनों हो गया, किसी को खाली टिकट्स की फैसिलिटी हो गई, इस तरह से किसी को इनविटेशन पोस्ट हो गया, जैसा कैटेगरी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको फैसिलिटाइज करते हैं और बुलाते हैं। नीलेश भाई, एक बात और, जब मैंने स्टार्ट में देखा था तो मेरे हिसाब से बहुत आपका एकदम सीमित मात्रा में एक एग्जीबिशन का एक क्षेत्र था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि टेक्सटाइल उत्सव जिस तरीके से आपने ग्रो किया है, ये ग्रोथ की जर्नी के दौरान आपको क्या फीलिंग हुआ सर, ये कैसे सक्सेस हो पाए, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। भैया मैं कहूंगा ना सुरेंद्र जी, तो सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। हमने मतलब बोलते हैं ना कि भाई निडरता के साथ, बेशर्मी के साथ, मतलब हम लोग इसके पीछे लगे रहे। हम, कोई क्या बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ओपोज कर रहा है, कोई कॉन्सेप्ट को फेल बोलता रहा, सब कहते थे, लेकिन हमने इसके पीछे लगे रहे। हमको मालूम था कि इसमें पोटेंशियल है और ये ग्रो करेगा, और हमने एक का सक्सेस हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, इस तरह से बैठे नहीं कहीं हम। जैसे हम वो कहते हैं ना कि सक्सेस, आप कोई पहाड़ चढ़े, उसकी चोटी पे पहुंच गए, शिखर पे पहुंच गए, तो वहां आपको सेलिब्रेट करना है, सेटिस्फाइड नहीं होना है, क्योंकि वो चोटी दूसरे पहाड़ का तलिया है, वहां से आपको फिर दूसरा पहाड़ चढ़ना है, फिर उसकी चोटी तीसरे पहाड़ का तलिया। तो हम वो थियरी माइंड में लेके चले, और ऐसा भी नहीं कि हम एग्जीबिशन करने के बाद जैसे खत्म हो गया तो हमारा वहाँ वर्किंग बंद हो जाता है, उसके बाद वापस 6 महीने 8 महीने आगे नई मंडियां, नए मार्केट के बायर्स कौन है, नया क्या इमर्ज हो रहा है, कौन से सेगमेंट हमसे कोई मिस आउट तो नहीं हो रहा है, तो हम उस पर वर्किंग करते रहते हैं कॉन्स्टेंट। हमारी 6-8 महीनों की पूरी टीम है जो काम करती है कि नए बायर्स कहाँ से जोड़े जाएं। जैसे कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ रहा है तो हमने उस पर वर्किंग करी, एक्सपोर्ट हाउसेस बढ़े तो हमने उस पर वर्किंग करी, क्योंकि एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो अपने सूरत में चलता है वो एजेंसी के थ्रू चलता है, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर वैसे नहीं चलता, एक्सपोर्ट हाउसेस वैसे नहीं चलते हैं। तो उनके यहाँ पे जाके हमने समझा, सीखा, उनकी जरूरतों को समझा, उनको हमारा कॉन्सेप्ट समझा कि यहाँ पे जो आप बाय कर रहे हो वो हमारे यहाँ और ज्यादा बेटर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएगा। क्यों? कारण क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग तो सारा यही हो रहा है। पहले उनको ऐसा लगता था वहाँ कॉपी होता है, लेकिन अब उन्हें समझ में भी आने लग गया कि नहीं, एक्चुअल में प्रोडक्शन भी वही हो रहा है, सिर्फ कॉपी नहीं हो रहा है, क्रिएट भी हो रहा है और प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो धीरे धीरे कॉर्पोरेट हाउसेस बढ़े, फिर बाइंग हाउसेस को हमने इनवाइट करना शुरू किया, चेन स्टोर्स को हमने इनवाइट करना शुरू किया। तो उस पर हमारी जो टीम की जो मेहनत है, मतलब क्या एक बंदा तो ये कर नहीं सकता, मैं अकेला जाऊंगा तो वो जैसे कहते हैं ना कि आपको तेज जाना है तो अकेले दौड़ जाओ, लेकिन अगर लंबा जाना है तो टीम के साथ चलना पड़ेगा। तो हमने इस तरह से टीम डेवलप करी, हर एक सेगमेंट की अलग अलग काम करने की टीम है, कोई बायर से वर्किंग करता है, कोई एजेंट्स पे वर्किंग कर रहा है, कोई सिर्फ एक्सपोर्ट हाउसेस को देख रहा है। तो पूरा एक टीम है, पूरा चैनल। और वो सिर्फ 2-3 महीने की मेहनत नहीं है, लगता है कि एग्जीबिशन साल में एक बार आ रहा है, लेकिन उसके पीछे 10-11 महीने की पूरी मेहनत होती है। हम खत्म होने के बाद हम सोचते हैं कि अब हम इस पहाड़ पे पहुंच गए, सेलिब्रेट तो कर लो, लेकिन अभी सेटिस्फाइड नहीं होना है, नए की तैयारी शुरू करो। हमें वहाँ संतुष्टि नहीं लेते वहाँ पर। नीलेश भाई, जिस तरीके से आप फैब्रिक्स के अंदर इतना डीप जा चुके हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ के बड़े बड़े सप्लायर्स भी है, और जैसे ऑल इंडिया और एक्सपोर्ट के जो बायर्स रहते हैं वो भी आपके पास है। जैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सूरत के अंदर जो फैब्रिक्स इंडस्ट्रीज है उसको बहुत बड़ा मुकाम अगर देने में किसी ने काम किया तो वो टेक्सटाइल उत्सव ने दिया है। मैं उसका साक्षी हूँ, क्योंकि एकमात्र एग्जीबिशन है जो फैब्रिक्स के लिए काम करता है। तो ये सब करने के बाद में आपको, जैसे पुराने बायर्स जिन्होंने पहले पार्टिसिपेंट किया होगा, अभी भी पार्टिसिपेंट किया है, ऐसा कोई कहानी या ऐसा कोई किस्सा भी आप बताएंगे जिसमें आपने व्यापारी की ग्रोथ साथ साथ में देखी हो? हमने बहुत सारे मार्केट के सप्लायर्स जो हमारे एग्जीबिटर्स हैं उनका ग्रोथ तो हमने हमारे साथ साथ देखा ही है। इवन एजेंसीज का भी ग्रोथ हमने हमारे साथ साथ देखा है। ओके। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वजह से उनका ग्रोथ हुआ, उनकी वजह से तो हम हैं।
जब एजेंट्स हैं, बायर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन लोगों की वजह से हम हैं। लेकिन जो ग्रोथ की हमारी जर्नी रही, साथ साथ उनकी मेहनत ने उनको भी ग्रोथ दिया है। तो बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, बहुत लोग जुड़ते गए। और आप बोलेगे पुराने एग्जीबिटर, तो मेरे पास पुराना एग्जीबिटर कोई है ही नहीं, क्योंकि जो जुड़ा वो जुड़ा ही रह गया। वो हर बार रिपीट होता गया और बढ़ते गए। तो पुराने एग्जीबिटर है ही नहीं अपने पास। अपने जितने भी पार्टिसिपेटर हैं वो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द ऐसे 80-90% अब तक रिपीट रेशियो आता है। कोई एक आध सीजन किसी रीजन से रह जाता तो नेक्स्ट सीजन वापस जुड़ जाता है। ओके। मैं अब की बार जो नेक्स्ट आपका जो एग्जीबिशन आ रहा है, मैं उसके ऊपर आना चाहूंगा कि उसके अंदर आपकी क्या तैयारी है, वो थोड़ा सा आप बताएंगे कि कितने स्टॉल लगने वाले हैं, कितने बार्स आने वाले हैं, तो थोड़ा एक हमको भी आइडिया मिलेगा। जैसे हमने पिछला सीजन किया था जून में, यस, उससे पहले तक हमारा जो बायर्स का पॉइंट होता था, या जो हम टारगेट ऑडियंस हम जिसको बोलते हैं, जो बायर्स बुलाते थे, वो ग्रेजुअल ग्रोथ था। ओके। लेकिन पिछले साल बहुत जबरदस्त बम्पर हिट रहा और हमको उम्मीद थी उससे बेटर, हमारा एक्सपेक्टेशन से बायर लेवल से बहुत अच्छा रहा। तो उसको देखते हुए जहां हमको कई बार ये हो रहा था कि अंदर से आप कॉल आ रहे थे कि अंदर पैर रखने की जगह नहीं, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे खड़े रहने की जगह नहीं थी, और बाहर लोग जिनको हमने ही इनवाइट किया है, किसी को हमने टिकट दिया है, किसी को इनविटेशन दिया है, किसी को स्टे दिया है, उनको भी मैं अंदर नहीं एंटर करा पा रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी हमको उलझने लगी। तो इस साल हमने, और पिछले एक साल की और वर्किंग से जो नया डेटाबेस बढ़ा, तो कस्टमर का डेटाबेस इतना हैवी हो गया था कि जिसको 2 दिन में हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो हमने इस साल से उसको 3 दिन कर दिया। अरे वाह, ये पहली बार आप 3 दिन के लिए कर रहे हैं? हाँ जी, पहली बार। हमेशा आपका शायद 2 दिन का रहता है। इस साल हमने उसको फिर 3 दिन में किया। मैंने लास्ट ईयर एक चीज और नोट की कि आपके यहाँ जो सुरक्षा जो रहती है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से होती है। आप जल्दी से एंट्री लेना हर एक के लिए आसान नहीं होता है। पूरे वेरीफाइड लोग ही आपके यहाँ आते हैं। ये इस चीज के ऊपर भी आप पूरा ध्यान देते हैं? हाँ, इसमें मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक तो मार्केट में बहुत जगह मिथ बैठ गया कि यहाँ सूरत वालों की एंट्री नहीं है, सूरत वालों की एंट्री नहीं है। हमें, हमारी तो कर्म भूमि है, हम तो यहीं पले बड़े और यहीं बड़े हुए। तो ये, इससे ऐसा कुछ भी नहीं कि सूरत वालों की एंट्री नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं ये एग्जीबिशन फैब्रिक सप्लायर का है, जो वहाँ पार्ट लेके बैठा है, जिसने पिछले 2 महीने 3 महीने मेहनत करी है सैम्पलिंग में, डेवलपमेंट में, सब जगह। वो आज अपनी प्रदर्शनी लगा रहा है, खुला बैठा हुआ है। तो हम सूरत के जो भी गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जो चाहे हमारे डेटाबेस में है, हमारे एजेंट के डेटाबेस में है या एग्जीबिटर के डेटाबेस में है, उनका प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको विजिट करना हमारे यहाँ परमिटेड है। दूसरी चीज कि अगर कोई गारमेंटर्स जो कहीं ना कहीं समझो पिछले 1-2 साल में अगर उन्होंने शुरू किया है काम, कहीं हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उनको भी इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप अपना विजिटिंग कार्ड भेजिए। अगर आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारी टीम उसको वेरिफिकेशन करेगी और आपका रजिस्ट्रेशन करेगी। आपको किसी भी दिक्कत के बिना, किसी भी अलग नए रजिस्ट्रेशन के बिना आप उस सूरत वाले एग्जीबिशन को विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जीबिटर वहां पार्ट किए हुए हैं, आप उन्हीं की जैसी चीजें बना रहे हैं, या आप उनके सप्लायर हैं, या आप उनके मिल मास्टर हैं, या रिश्तेदार हैं, दोस्त है, तो आप उनकी वैल्यू कीजिए कि जो पार्ट ले चुका है, वहां पे जो बैठा है, वो 2 दिन 3 दिन पैसा खर्च करके व्यापार करने बैठा है, वो आपको आज 3 दिन एंटरटेन करना नहीं चाह रहा, वो 363 दिन आपको एंटरटेन करेगा। वो बाकी के 3 दिन इनके लिए छोड़ दिए, इनके व्यापार के लिए। नहीं, बिल्कुल, ये नीलेश भाई बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी मेहनत अगर एक्सपोज करके खुले मैदान में बैठा और हर कोई आके जिनका इरादा सही नहीं है, उन लोगों के लिए आपने एंट्री बिल्कुल अलग कर रखी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई भी, समझ लीजिए, मान लो मैं भी एक एग्जीबिटर हूँ, मैंने पार्ट लिया है और मेरा कोई रिश्तेदार आएगा, तो मुझे 15 मिनट वहां खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने जो भी एग्जीबिटर ने पार्ट लिया है, वो वहां पैसे देके व्यापार करने बैठा है। आप उनके घर चाहिए, उनके ऑफिस जाइए, चाय पीजिए, खाना कीजिए, वो आप बाकी के सारे दिन कीजिए। लेकिन आज जो यहाँ आया है, उसकी गरिमा बनाते हुए आप उसको आज के दिन 2-3 दिन छोड़ दीजिए। तो इस वजह से हम एंट्री रिस्ट्रिक्ट रखते हैं कि हम वेरीफाइड है, आप कस्टमर हैं, आप बायर हैं, आप एजेंट हैं, आप पहले से रजिस्ट्रेशन कराइए और आप प्रवेश लीजिए। लेकिन अगर आप कहीं, आप समझ लो, उसी तरह की चीजें बना रहे हैं, या आप उनके सप्लायर हैं, या आप उनके वैल्यू एडर है, तो कृपया करके आप 3 दिन के लिए इस जगह को आप समझ के चलिए कि हम उसके लिए हम खुद भी खेद हैं। हमारे भी मिलने वाले बहुत आते हैं, पहचान वाले आते हैं। आज हम भी सूरत में पले बड़े हैं, तो हमारे भी बहुत रिश्तेदार होते हैं, हमारे भी बहुत पहचान वाले होते हैं। लेकिन हम सबको हाथ जोड़ के मना ही करते हैं। और ये बिजनेस का मॉड्यूल है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर हमने बिजनेस का मॉड्यूल ऐसा रखा हुआ है कि जो आज मेहनत करके कपड़ा लेकर वहां बैठा हुआ है, तो उसकी क्रिएशन की कदर करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हम पे भरोसा रख के आज खुले मैदान में वो कपड़ा दिखा रहा है।
तो उसको ये अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यहाँ जितने विजिट कर रहे हैं या तो वो एजेंट है या बायर है, लेकिन मेरा कॉपी करने वाला नहीं है, मेरा क्रिएशन देखने वाला नहीं है, या मेरी क्रिएशन से कुछ समझ के अपने आप को डेवलप कराने वाला नहीं है। मेरे लिए वो बायर है या मेरे लिए वो एजेंट है। नहीं, बिल्कुल बहुत सही बात बोली आपने। पूरा कंफर्ट फ्री कर दिया उनको कि इस चीज़ में ऐसे बंदे कोई नहीं आने वाले हैं जिनकी वजह से उनके व्यापार को नुकसान हो। और हम भी नीलेश भाई, जैसे आपने बताया ना, हम हमारा इस यूट्यूब के जो भी पॉडकास्ट रहेगा सब जगह आपका एक नंबर, आपका जो भी हेल्पलाइन नंबर होगा वो मेंशन करेंगे, ताकि इंडिया के या बाहर के कोई भी गारमेंट वाले हो जो आपसे कांटेक्ट कर सके, और आपके अगर क्राइटेरिया में वो फिट होते हैं तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। बराबर। नीलेश भाई, कोई सूरत का फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर भी अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो वो भी आपसे कर सकता है, उसके लिए भी हम नंबर डाल सकते हैं ना? हाँ, उनको पार्टिसिपेशन के लिए या आगे हमारा एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन के लिए आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर उनको कुछ गाइडेंस या कहीं समझ चाहिए तो भी हम लोग हेल्पफुल लोग हैं। मतलब हमारे यहाँ आपको कहीं कुछ गाइडेंस की समझ लेनी है, किसी के बारे में कुछ समझना है, एग्जीबिशन के बारे में समझना है, तो आप हमारे से संपर्क करिए, तो हमारे यहाँ से आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। नीलेश भाई, जैसा कि हम देखेंगे कॉर्पोरेट ऑफिस लेके आप बैठे हैं बराबर सूरत के अंदर, और सूरत में आपने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह बना के रखी है, तो शायद ये सभी एक अच्छे तरीके से हेल्पलाइन आपकी टीम पूरी कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आपने गारमेंट्स की लाइन को समझा और इस तरीके से आगे लेके गया, रियली ये बहुत बड़ा सफर था। इस सफर के अंदर आपको ऐसा कौन सा मोमेंट आया जिस समय बहुत अच्छी खुशी हुई, आप और हसमुख भाई दोनों को लगा कि यार वास्तव में हमने जो काम किया है अब मजा आ रहा है? अगर ऐसे तो बहुत सारे पल हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पल की मैं बात करूं तो जब हमने कोविड के बाद पहला जो एग्जीबिशन था, तो जैसे ही वो कंप्लीट हुआ एग्जीबिशन, और बहुत लोगों ने आके बोला कि हमारे से चेक मंगा लो, अगले सीजन का कब है। और बहुत एजेंट खुश थे, बहुत व्यापारी खुश थे। इनफैक्ट जो बायर्स थे उन्होंने जो मैनेजमेंट है या जो हमारे काम करने का तरीका है, जो सिस्टम था, उसकी बड़ी तारीफ करी। तब जाके उनको बहुत ज़्यादा अच्छी खुशी हुई थी। शायद ये 2022 के दिसंबर वाला एग्जीबिशन था, ये एग्जीबिशन यानी कोविड के जस्ट बाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नीलेश भाई, जिस तरीके से आप फैब्रिक्स का एक्सपो कर रहे हैं और फैब्रिक्स के अंदर इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, बायर्स और सप्लायर्स, हर व्यक्ति आपसे मन की बात करता है। हमारा ये पॉडकास्ट सूरत के काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स सुन रहे हैं, जिनको सारे सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों को भी कुछ न कुछ प्रेरणा दी जाए कि जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो सके। आज क्योंकि फैब्रिक्स है ना, सूरत का आने वाला ट्रेंडिंग है। जिस तरीके से गारमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो रही है, तो फैब्रिक जिस तरीके से स्पीडली यहाँ बन रहा है, यहाँ और इंडिया और फॉरेन सब जगह सूरत से ही जा रहा है। तो ऐसा कौन सी ट्रिक उनको अपनानी चाहिए जिसकी वजह से वो सक्सेस हो जाए? सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री नहीं, मैं समझता हूँ किसी भी व्यापार में ऐसा लगता है कि ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, नेटवर्किंग, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर समय के साथ तो धीरे धीरे हम नाम भूलने लग जाते हैं। आज पुरानी फिल्में हो या पुराने लोग हो, पुराने अदाकार जो किसी ज़माने में सुपरस्टार रहे होंगे, आज हमें याद करना हो तो 1-2 मिनट तो हमें नाम रिकॉल करने में लग जाता है। बिल्कुल सही। अगर मैं किसी से पूछूंगा ना भारत कुमार कौन थे, तो बहुत लोगों को, आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं था कि वो मनोज कुमार थे। सही बात, सही है। तो ऐसी कांस्टेंट नेटवर्किंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये तो करना ही चाहिए। इसके अलावा जो भी व्यापार है, आप स्लोली, स्टेडीली, डिसिप्लिन के साथ उसके पीछे लगे रहिए। आप अपना गोल मत छोड़िए, गोल सेट कीजिए, गोल के पीछे भागिए। अपने आप आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। कोई ऐसा काम नहीं है जो अगर आप डिसिप्लिन से नहीं करोगे तो नहीं हो पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप डिसिप्लिन से उसके पीछे लगे हो, रोज उसके पीछे लगे हुए हो, तो उसका रिजल्ट आना ही है। सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे एक एग्जीबिशन, जैसे मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा रोल एक एग्जीबिशन का हो गया, तो आपकी नज़र में एग्जीबिशन का क्या महत्व है? और एग्जीबिशन के महत्व के साथ आप ये भी बताइए कि सिर्फ एक बार आपका पार्टिसिपेट करने से ही सफिशिएंट है कि आपको निरंतर ये प्रयास करना चाहिए? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पीछे से स्टोरी से शुरू करता हूँ। एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना मतलब, जैसे मैं अगर इसको समझूं कि अगर कोई नया सप्लायर है, चाहे कोई भी एग्जीबिशन हो, किसी भी फील्ड में हो, सेगमेंट में हो, हम फैब्रिक की बात करते हैं तो फैब्रिक का बात करते हैं, कि अगर वो पहली बार, दूसरी बार जब वो पार्टिसिपेट करता है ना, तो हमने जो फील किया, महसूस किया, उसकी फीलिंग कैसी होती है? जैसे कोई समझिए अपने गाँव से या छोटे शहर से जब वो बड़े शहर आता है,
जब यहाँ पे पिपलोद रोड पे या वेसू रोड पे खाने पीने की लारियां देखता है तो सोचता है हमारे यहाँ तो डोसे के नाम पे एक डोसा मिलता है, यहाँ 25 तरह के डोसा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे तो खमन के नाम पे एक खमन मिलता है, यहाँ 25 तरह के खमन मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पराठे के नाम पे एक पराठा मिलता है, 25 तरह के पराठे मिलते हैं। तो जब उसका पहला दूसरी बार का पार्टिसिपेशन होता है तो उसको वैसी फीलिंग आती है। लेकिन कई बार आदमी सोचता है कि अच्छा अब तो मैंने ये रोड देख लिया, अब तो मुझे पता है कि यहाँ 25 तरह के वेराइटी के डोसा है, 25 तरह के पराठे हैं। तो कई बार उसको लगता है कि अब ठीक है ना, मैंने कर लिया, मेरे को बहुत है, मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इस रोड पे हर संडे को जाएंगे, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, हर बार कोई नया कैफे मिलेगा, कभी नया रेस्टोरेंट मिलेगा, कोई भी नया सप्लायर मिलेगा। बिजनेस भी वैसा ही है। आज समझ लिया आपने भी तो कभी ना कभी फैब्रिक की शुरुआत करी, तो आप नए थे, वैसे कहीं ना कहीं आपका गारमेंटर जो भविष्य में बड़ा होने वाला वो भी शुरुआत कर रहा है। कहीं कोई ऐसा एजेंट है जिसने मेहनत करके नए 4 गारमेंटर जोड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जीबिशन के अंदर अगर वो व्यवस्थित टाइम पे हो रहा है, आप समझिए पहले एग्जीबिशन की उसकी डेप्थ को, कि क्या वो एग्जीबिशन आपके सेगमेंट का है, क्या वो आपके टाइम पे हो रहा है। अगर वो सही टाइम पे हो रहा है और सही सेगमेंट का है, कि अगर आप फैब्रिक कर रहे हैं और अगर जिस टाइम पे हम करते हैं, जैसे जून महीने की हम बात करते हैं आगे आने वाली फेस्टिवल सीजन के लिए, तो अगर आपका फैब्रिक बना रहे हो और आगे जून के लिए अगर आप दीपावली या फेस्टिव या वेडिंग की तैयारी कर रहे हो, तो ये सही टाइम पे हम करते हैं, तो आप जुड़ेंगे तो 100% आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। तो पहला तो ये कि एग्जीबिशन के नाम पे कंफ्यूज होना बंद हो जाइए कि हाँ यहाँ पे भी एग्जीबिशन है, वहां पे भी, या इतने तरह के। आप ये समझिए आपका कोर प्रोडक्ट क्या है, आपका सेगमेंट क्या है। अगर आपका कोर प्रोडक्ट फैब्रिक है, उसका टाइमिंग जो भी एग्जीबिशन हो रहे हैं उस फैब्रिक में, अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं 5 एग्जीबिशन हो रहे हैं, तो उसमें से कौन सा एक या कौन से 2 ऐसे एग्जीबिशन है जो आपके परफेक्ट टाइमिंग को हिट कर रहे हैं, आप वहां पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरा, कांस्टेंट मतलब हमेशा उसको जुड़े रहिए, उसके साथ जुड़े रहिए। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया पाते जाएंगे, क्योंकि हमेशा नया बायर जनरेट हो रहा है, हमेशा नया डेटाबेस जनरेट हो रहा है। हो सकता है कोई 3-4 अच्छे बायर थे या 30, 40, 50 बायर थे जो पिछली बार नहीं आ पाए, पिछले 3 बार से नहीं आ पाए, इस बार आए, आपसे मिले, आपसे जुड़े। दूसरा, अगर कोई आपसे काम नहीं भी कर रहा है, उसने पहली बार आपको देखा, नाम देखा, XYZ कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, वो आगे बढ़ गया। दूसरी बार आया, उसने देखा XYZ कंपनी ये बनाती है, वो आगे बढ़ गया। तीसरी बार आया, XYZ कंपनी ये बनाती है, आगे बढ़ गया। चौथी बार हो सकता है वो उसकी गारमेंटिंग कर रहा हो, तो जब वो वहां पे आएगा तो देखेगा XYZ कंपनी है, उसके दिमाग में पहला पिक्चर आएगा ये ब्रांडेड कंपनी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका नाम हमेशा यहाँ पे देखा है। उसको सुना सा फील करेगा, हाँ ये मैंने इसको कहीं देखा है या कहीं समझा है, शायद एक्सपो में ही देखा है, हर बार होते हैं। तो ब्रांडिंग का पावर तो बहुत है एग्जीबिशन के अंदर, आपको कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मेरा एक और है, मेरे पास तो लिमिटेड जगह है और मैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बुकिंग करता हूँ। जैसे मेरा समझ ले जगह कंप्लीट होती है, बुकिंग क्लोज करता हूँ। लेकिन आप जब भी पार्ट करें, अच्छे से करें, कांस्टेंट रहें, हमेशा जुड़े रहें, हैमरिंग होती रहनी चाहिए, तभी ब्रांड बनता है। और एग्जीबिशन के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो जनरली बायर भूखा आता है, क्योंकि उसको पता होता है अनाउंसमेंट पहले हो चुकी है डेट्स की, तो उसको पता है कि अभी मैं खरीदी स्टॉप कर देता हूँ, आगे 15 दिन बाद, 25 दिन बाद ये एग्जीबिशन में जाऊंगा। और वो प्रॉपर बाइंग टीम के साथ आते हैं, वर्किंग करते हैं, समझते हैं, आपको समझते हैं, आपके कपड़े को समझते हैं, आपके रेट्स को समझते हैं, आपके क्रिएशन को समझते हैं, और वहां पे डील करते हैं। अगर वहां रश ज्यादा है, आपसे कार्ड एक्सचेंज करते हैं, आपके ऑफिस पे आते हैं। तो बिजनेस डेवलपमेंट सिर्फ एग्जीबिशन 3 दिन का होता है, लेकिन वो डेवलपमेंट आपको सदियों तक मिलेगा, सालों साल तक मिलता रहता है। और उसी से आपका बिजनेस का भी ग्रोथ होता है, ब्रांड का भी ग्रोथ होता है। सर नीलेश भाई, फैब्रिक्स के अंदर तो आप ये समझ लीजिए एक बादशाह बन चुके हैं, धुरंधर बन चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सूरत के अंदर अगर टेक्सटाइल उत्सव का नाम आ रहा है तो सीधा ही फैब्रिक्स एक्सपो नाम साथ में आता है, बराबर ना? इसके आगे भी कोई प्लानिंग है टेक्सटाइल उत्सव की? वैसे हमारी कंपनी का नाम है चैनल फॉर इवेंट्स एंड एडवर्टाइजिंग। टेक्सटाइल उत्सव हमारा एक फैब्रिक एक्सपो की आइडेंटिटी बन चुकी है। इसके अलावा जैसे हम लोग एक नवरात्रि जो यहाँ पे होती है अपने बहुत अच्छे लेवल पे, जैसे सूरत में नवरात्रि अलग अलग कॉन्सेप्ट का आयोजन होता है, हम भी एक नवरात्रि का मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस बार है ये? हाँ, इस बार ही है। और अक्टूबर में जो नवरात्रि आ रही है, रास उत्सव के नाम से, YPD कन्वेंशन सेंटर में है इस बार। ग्रेट सर। इसके अलावा हमारे कुछ प्रीमियम वेडिंग्स के प्लानिंग है, और जो यहाँ पे प्राइवेट एग्जीबिशंस होते हैं जैसे SRG, उनके कंबाइन करके एक इंटरनेशनल रेडीमेड एथनिक एक्सपो भी आ रहा है, उसका भी मैनेजमेंट हम लोग ही कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइनअप हैं, तो ग्रेजुअली उसमें हम लोग वर्किंग करेंगे। बाकी प्राइवेट एग्जीबिशन का मैनेजमेंट हो, और दूसरी सोशल मीडिया का मैनेजमेंट हो, आपको कोई भी इवेंट से रिलेटेड कहीं से, मतलब एक इवेंट कंपनी की जितनी भी चीजें होती है, हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको हाईटेक बनाते हैं। बिल्कुल।
और जैसे जो अगर आपने पिछली बार भी विजिट किया होगा अपना एग्जीबिशन, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपको गले में पहनने का बैच, हाथ में पहनने का रिबिन या कोई स्टैम्प, ये सारी चीज़ें नहीं मिली होगी। शायद जहाँ तक हमारा रिसर्च कहता है कि मैं हिंदुस्तान की तो हम पहली ही हैं, लेकिन हो सकता है शायद हम वर्ल्ड की ऐसी पहली कंपनी थी जिन्होंने प्री और स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के साथ पूरा एग्जीबिशन फेस आईडी पे रन करा था विदाउट एनी हसल। तो वो पूरा डेटाबेस सिस्टम भी है, अगर कोई भी और कंपनी को भी इस तरह की अगर फैसिलिटी सुविधा चाहिए तो हमारे पास पूरा सेटअप है, वो भी हमें कांटेक्ट कर सकती है। तो उसका पूरा हमने प्रायोजन ही कर रखा है। नहीं नीलेश भाई, देखा था कि पूरे एग्जीबिशन के ने इतना बड़ा रश और जिस तरीके से आपने मैनेज किया, तो ये बेहतरीन इवेंट और बेहतरीन डिजिटल जानकारी के बिना संभव नहीं है। नीलेश भाई, जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, पूरी ये मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है और मार्केटिंग इंडस्ट्री, ब्रांडिंग इंडस्ट्रीज सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिर्फ खाली एक अपना प्रचार खाली करने से ब्रांडिंग हो जाती है कि इसमें भी कुछ बारीकियां होती है? बारीकियां होती है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया कि आप कौन से एग्जीबिशन में पार्ट लो, वो किस टाइम पे हो रहा है, उसकी बारीकियों को समझो, वैसे पार्ट लो। और एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग का तो कई बार स्ट्रेटेजी रिलायंस की भी फेल हो जाती है। रिलायंस की? हाँ, रिलायंस की स्ट्रेटेजी मेरी नजर में फेल हुई है। जैसे कैंपा कोला कोल्ड ड्रिंक आता है, मैं तो खैर पीता नहीं और ना मैं प्रचार करता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, लेकिन आज कैंपा कोला मेरे ख्याल से 1980 के दशक में हिट था। बिल्कुल, उसके पीने वाली ऑडियंस ने वैसे ही कैंपा कोला पीना छोड़ दिया है। ठीक है, आप कोला को लेकर आ रहे हो तो आप नए नाम से लेकर आओ। आपकी जो आज की नई जनरेशन वो कैंपा को तो वैसे ही नहीं जान रही, तो कोला लाना गलत नहीं है, लेकिन कैंपा का नाम का मुझे नहीं लगता रिलायंस को कोई बेनिफिट मिलने वाला है। तो कई बार ऐसा नहीं है, बड़ी कंपनियां भी गलतियां कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रॉपर वे में आप ब्रांडिंग करें, उसके पीछे लगे रहें और आपका कोर क्या है उसके ऊपर फोकस रहें। आप ये सोचो कि मार्केट में बाहर ये बोलना चाहिए कि फलानी कंपनी के कपड़े का बना हुआ गारमेंट है, आपके नाम की ब्रांडिंग से उसका गारमेंट बिकेगा ना, तब आपकी ब्रांडिंग सक्सेस हुई। तब तक आपको कांस्टेंट लगे रहना चाहिए, हर तरह की ब्रांडिंग जो आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाती हो। बिल्कुल सर। नीलेश भाई, हम देख रहे हैं कि सूरत के अंदर अभी फैब्रिक्स इतने सारे आगे, पहले गिनी चुनी वैरायटी होती थी डाइड के अंदर या फैब्रिक्स के अंदर या प्रिंट के अंदर। अब जिस तरीके से मशीनें एक्सपांड हो रही है, टेक्नोलॉजी में भी सूरत बहुत आगे जा रहा है, तो फैब्रिक्स के इस दौर में सूरत के अंदर जो फैब्रिक्स का जो विस्तार देख रहे हैं, उसको आपका क्या नज़र से देख रहे हैं? विस्तार बहुत अच्छा है, बट मैं जेन्युइनली एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी फैब्रिक मैन्युफैक्चरर या गारमेंटर्स हो, आप मार्केट विस्तार कीजिए। मशीनें बढ़ रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, लोग कहते हैं ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपने मार्केट एक्सपेंड नहीं कर रहे। आप लिमिटेड उन्हीं गारमेंटर्स, उन्हीं दुकानें या उन्हीं सप्लायर जो बड़े नाम हैं या उन कुछ एक के पीछे ही भागने वाली जो हमारी नीति बन चुकी है, हमारी सोच बन चुकी है। आप मार्केट एक्सपेंड कीजिए, आप हिंदुस्तान से बाहर निकले, या आप कोई पर्टिकुलर एक मंडी में काम करें तो उस मंडी से बाहर निकले। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में काम करें तो आप हिंदुस्तान से बाहर निकले। आपका कपड़ा बिकना है, क्योंकि वो कपड़ा आप नहीं बेचोगे तो कोई और तो बेच ही रहा है। तो बढ़िया है ना, आप उस मार्केट को एक्सप्लोर करो जहां आपके या आपके कंपटीटर नहीं बेच रहे, तो आपके लिए एक कोर मार्केट हो जाएगा और सेल बढ़ेगी। बिल्कुल सही है कि अगर कंपटीशन उन्हीं को है जो क्रिएटिविटी नहीं करते या आगे विजन नहीं रखते हैं, उनके लिए ही मंदी दिख सकती है। बाकी आदमी अगर मेहनत करे, नई नई मंडियों की खोज करे, नए नए आइटम की खोज करे, तो नीलेश भाई सूरत में माल बेचने की कोई कमी नहीं है, कभी कमी आ ही नहीं सकती है। नीलेश भाई, अभी इन दिनों हम देख रहे हैं जिस तरीके से एग्जीबिशन का दौर है, हम तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे पास तो काफ़ी सारे ऐसे परफॉर्म आते हैं, आज यहाँ एग्जीबिशन, आज यहाँ एग्जीबिशन, काफ़ी सारे एग्जीबिशन अलग अलग सिटी में हो भी रहे, अलग अलग सेगमेंट के हो रहे। टेक्सटाइल उत्सव की ऐसी क्या खासियत है जो और एग्जीबिशन से इसको अलग बनाता है? आपका सवाल नहीं, ये तो बता दिया कि हमारा टेक्सटाइल उत्सव का एग्जीबिशन और एग्जीबिशन से अलग है, बिल्कुल खास है, क्योंकि आपके सवाल में ही छुपा हुआ है। खासियत हमने इंटेंशनली नहीं है, हमारा नेचर में है, वो बाय डिफॉल्ट खासियत हो गया। हमारा काम है कांस्टेंट सर्चिंग करना, नए सेगमेंट का सर्च करना, नए बायर्स के पीछे मेहनत करना और उसके पीछे लगे रहना। हमने 100 बार दरवाजा खटखटाया, पहली बार में हमें 2 में सफलता मिली, फिर हमने खटखटाया तो 25 में सफलता मिली, फिर खटखटाया फिर 40 में मिली। आज हम खटखटा नहीं रहे, लोग नोक करके आ रहे हैं। ये बायर साइड से बोल रहा हूँ। तो ये जो कांस्टेंट वर्किंग है हर फील्ड का, हर सेगमेंट का, हम अपने आप को एक फैब्रिक मैन्युफैक्चर के नजरिए से देखते हैं कि अगर मैं फैब्रिक बनाता हूं तो मैं और कहां कहां काम कर सकता हूं, उस नजरिए से हम देखते हैं। उस नजरिए को देखने के बाद हम उस फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं, डेवलप करते हैं, तो हमारे यहाँ नया नयापन कुछ ना कुछ मिलता रहता है।
इसी वजह से आप पाओगे कि आप जो कह रहे हो ना कि अलग है, तो हमने उसको अलग बनाने की कोशिश नहीं करी। हमने मेरे जो सप्लायर हैं, मेरे जो एग्जीबिटर हैं या मेरे जो एजेंट्स भाई हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा व्यापार मिले, ज्यादा से ज्यादा नई मंडियां मिले, ज्यादा से ज्यादा नए कस्टमर मिले, उसकी कोशिश करी है। अलग बनाने की कोशिश नहीं करी, बेहतर बनाने की कोशिश करी है। नीलेश भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपके हाईएस्ट एग्जीबिटर कंटिन्यू रिपीट पे रिपीट आ रहे हैं, बराबर है, इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या ये काफी नहीं है कि एक बार आपके एग्जीबिटर में आके जुड़ गया, उसको बहुत सारा कस्टमर मिल गया, फिर वो चलता रहे? देखिए, हम सूरत मार्केट में बैठे हैं, फैब्रिक का मार्केट है, और आज जैसे पिछली बार भी हमने 15,000 प्लस के मार्क्स को क्रॉस किया था जहां विजिटर्स थे, और हो सकता है इस बार हमारा जो डेटाबेस और हमारी जो नेटवर्किंग टीम काम कर रही है, हम हो सकता है 17,000, 18,000, 20,000 तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट दी हमारा नेटवर्क। अब आपने जो सवाल पूछा कि क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कस्टमर जो आता है वो वापस मार्केट भी जाता है। तो मैं ये कहता हूँ, जो भी मार्केट में व्यापारी बैठा है, चाहे उसने अपने यहाँ पे जो भी सेटअप लगाया है, जो भी बैठा है, उनके यहाँ वही कस्टमर जा रहा है या वही एजेंट जा रहा है जिनसे वो काम कर रहा है। बिल्कुल। वो समझो एक दिन में मान लो 5, 10, 15, 20, 25 को लेके गया, दूसरे दिन में 20, 25 को लेके गया, तो दिन में 50 को अटेंड करा, लेकिन वो 50 के 50 उसी के ही कस्टमर थे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब एक एग्जीबिशन में आप बैठे हो, तो 50 तो वहां आपको मिल ही रहे हैं जिनसे आप काम कर रहे हो। उसको तो आप एग्जीबिशन से पहले भी टच कर सकते हो, बाद में भी टच कर सकते हो, और बेटर है कि आप बाद में टच करो जब उसने पूरा फील्ड घूम गया। लेकिन जो नया कोर नेटवर्क आपके डेवलप हो रहा है, हो सकता है 5 अच्छे एजेंट लग गए, हो सकता है 4 नए कस्टमर लग गए, तो उनके ऊपर आप उन दिनों में फोकस करो, और बाकी तो काम करने के लिए उन सारे कस्टमर्स को है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे यहाँ से पहले नहीं खरीदी करेगा, दूसरे के यहाँ से खरीदेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जहाँ कपड़ा बना रहे हो, क्रिएशन कर रहे हो, 25 घरों में जा रहा है, 10 घरों में जा रहा है, या 15 घरों में जा रहा है, तो जिनके व्यवहार, जिनके रेट्स, जिनके सिस्टम सही होंगे, वो कहीं पे भी लिखाएगा और रिपीट भी कहीं पे भी डालेगा। तो वो तो मुझे नहीं लगता कहीं घबराने की कोई आशंका है किसी भी व्यापारी को। जिनके रेट्स में दम है, जिसके कपड़े में दम है, जिसके क्रिएशन में दम है, जिसके क्वालिटी में दम है, जिसके व्यवहार में दम है, उसको कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी और से पहले ले लेगा तो मेरे से नहीं लेगा। बायर है, उसको जहां ये सारी सुविधाएं बेटर मिलेगी, वो आपसे एग्जीबिशन में लेके भी कैंसिल कर सकता है, और कहीं और से लिखा के बाद में भी आपको लिखा सकता है। बिल्कुल सही। तो ये तो आपकी टर्म्स पे डिपेंड करता है। बेटर है कि आप पहले उसके वो समझे कि आप जहां बैठे हैं वहां आप क्या करने बैठे हैं। आप एक एग्जीबिशन में बैठे हैं, एक्सप्लोर करने बैठे हैं, नेटवर्किंग करने बैठे हैं, और माल को अल्टीमेटली सेल करने बैठे हैं। आपको थ्रू आउट द 2 दिन कपड़ा नहीं बेचना, उसका बेनिफिट आपको 1 साल लेना, उसके बाद आगे सालों साल लेना है। तो इसलिए एग्जीबिशन का बेनिफिट तो आप कभी अवॉइड कर ही नहीं सकते। नीलेश भाई, जैसा कि मैं टेक्सटाइल उत्सव के अंदर हमेशा आता हूं, तो मैं देखता हूं कि आप हमेशा एक नई नई चीज हमेशा लॉन्च करते हैं, जो हर एक एग्जीबिशन के अंदर हम नहीं देखते, लेकिन काफी सारी ऐसी नई चीज आप लॉन्च करें। इस बार क्या इरादा है सर, टेक्सटाइल उत्सव में क्या लेके आ रहे हैं? सुरेंद्र जी, टेक्सटाइल उत्सव के जन्म, मतलब ये बच्चे का जहां से जन्म हुआ और आज ये जहां पहुंचा, आपने तो सारे ही अटेंड किए और सारे ही देखे हैं। पूरी जर्नी इस बच्चे के साथ आपने बिताई है जहां तक ये जवान हुआ। तो कुछ सरप्राइजेस हम एग्जीबिशन के लिए छोड़ दें तो अच्छा है, आपको मिलेगा जरूर, ये मेरा वादा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे माध्यम पे रिवील करके उसका मजा खत्म नहीं करना चाह रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं भी एग्री हूँ आपकी बात से, और हम तैयार हैं, एक्साइटिंग है इस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए। नीलेश भाई, जैसा कि हम लोग भी जैसे आज मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप एग्जीबिशन पार्ट से जुड़े हुए, और इतनी बड़ी इवेंट कंपनी आप चला रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह के बारे में भी आपने काफ़ी सारी चीज़ सुनाई, और इन दिनों हम देख रहे हैं कि एआई का ज़माना है और हर चीज़ एआई ने बदल के रख दी। आपके एग्जीबिशन या आपके जो मौजूदा बिजनेस है उसके अंदर भी क्या रोल रहता है एआई और डिजिटल का? डिजिटल टेक्नोलॉजी या एआई का है, तो सिस्टम से तो हम लोग शुरू से ही बहुत इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। खास करके जो मेरे पार्टनर है हसमुख भाई, वो टेक्नोलॉजी के यूज करने में बहुत ज्यादा मानते हैं। और शायद मुझे याद आ रहा है, कोविड से पहले 2019 के टाइम पे भी हमने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया था। जो मेरे यहाँ आज एग्जीबिटर हैं, या जो एजेंट हैं, या जो विजिटर हैं, सब हमारा पूरा टेक्सटाइल उत्सव का एप्लीकेशन है। उसके ऊपर ही उनको अपना टिकट, स्टे, पिकअप, ड्रॉप, ड्राइवर का नंबर, होटल का नाम, होटल का कमरा, उनका अटेंडेंट का नाम, सब कुछ उसमें मिल जाता है। मतलब बहुत टेक्नोलॉजिकल और बहुत डिटेल्ड हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और एआई बेस्ड जो आप बता रहे थे, तो जैसे मैंने बताया कि शायद हमने खुद भी रिसर्च करके देखा कि जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करे और प्री रजिस्ट्रेशन भी हो, ऐसा सिर्फ फेस आईडी से चलने वाला कहीं एग्जीबिशन हुआ है। तो हमें तो सर्च करने पे नहीं मिला, तो हमें लगता है हम वो पहले थे। तो वहां पे भी आप देखोगे तो हम टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं और उसका यूज हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं।
जिससे क्या सिस्टम इजीली रन कर सके, इजीली मूव कर सके, बेटर कर सके। क्योंकि हर जगह आप और मैं काम करने नहीं पहुंच पाएंगे। आखिर में हमें तो काम करवाना है और काम सिस्टम ने करना है, तभी टीम काम कर पाएगी, तभी हम काम कर पाएंगे। और जैसे आप बता रहे हैं कि कैसे बेहतर बनाते हैं, तो बेहतर बनाने की हम वहीं से सिस्टम में सेट करने की कोशिश करते हैं। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सूरत के अंदर काफ़ी सारे व्यापारी हैं। जब व्यापारी अपनी बिजनेस डील कर रहे हैं तो काफ़ी सारे व्यापारी तो बहुत अच्छे तरीके से एकदम अपना ग्रोथ कर रहे हैं ना, बहुत लंबा सेल बढ़ा रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे व्यापारी भी हैं जो अपने बिजनेस को इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी टिप्स, जैसे आज आप मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आपको सब मालूम है एक बायर्स की टेंडेंसी क्या है, एक सेलर्स की टेंडेंसी क्या है, तो ऐसा कौन सा टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? देखो, मैंने जितना समझा है तो टिप्स में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सड़क सबके लिए बनी है, कौन कितना तेजी से भागता है उस पर डिपेंड करता है। और वो क्यों भाग रहा है, कितना भाग रहा है और किस दिशा में भागना है, वो उसको तय करना है। जिनको भी है, ग्रोथ सब कर रहे हैं और कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। तो जो कम कर रहा है वो अपने किन दायित्व पे या किन फैसलों पे उसने काम किया है, कौन सी जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश किया, किस दिशा में वो भागे हैं, उस पर काम करें तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको कुछ अलग बनाने से बेटर है जो सक्सेसफुल है ना उसका फॉलो कर लो। तो आपको अलग बनाने में फेलियर की जो चांसेस है वो खत्म हो जाएंगे, आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी। कोई सक्सेसफुल मॉडल है, आप उसको फॉलो करो और उसमें आप क्या बेटर कर सकते हो उस पर मेहनत करो, तो आप ज़्यादा तेजी से आगे आ पाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैं इस थियरी को फॉलो करता हूँ कि क्या सक्सेसफुल मॉडल है, उसमें मैं और क्या बेटर करके और अपने आप को आगे कैसे लेके जा सकता हूँ। तो सभी जो ग्रोथ चाहते हैं जीवन में या अपने व्यापार में या परिवार में, जहाँ पे भी अपने समझते हैं कि उनको लगता है कि मेरा नाम बढ़े, ख्याति बढ़े, मेरा काम बढ़े, तो आप ये समझिए कि क्या आप बेटर कर सकते हैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए, उस पर फोकस कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। सर नीलेश भाई, आप जैसे सूरत के अंदर काफ़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को आपने करीब से देखा है, बराबर ना? आपने पुराना दौर और नया दौर सब कुछ देखा है। एक रिंग रोड का छोटा सा क्षेत्र आज बड़े विशाल सूरत के अंदर पूरा डेवलप हो गया। आप देखेंगे कि पहले मार्केट है ना खाली रिंग रोड कहलाता था, आज होजीवाला, सचिन, कहीं कहीं आप खुद भी देखिए ना, आज आप INS के बाजू में बैठे, बराबर ना? तो मार्केट से हटके बैठे अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस लेके। तो ये जो दौर देख रहे हैं सर, पुराना सूरत और नए सूरत, क्या फर्क महसूस करते हैं? बहुत प्राउड और बहुत गर्व फील होता है कि मैं इस मिट्टी पे हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, सूरत के अंदर हूँ। मुझे जेन्युइनली बहुत गर्व है। जैसे हमने एग्जीबिशन की शुरुआत भी करी तो हमारे जो चैलेंजेस थे उसमें सबसे पहला चैलेंज ही यही था कि सूरत में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ लोकल क्राउड आ जाता है और यहाँ विजिटर क्यों आएगा। तो हमने उसको एज अ चैलेंज लिया कि अगर ये समस्या तो इसका समाधान है, तो हमने समाधान की तरफ देखा। और अगर आप एक्सपेंशन की बात करते हैं कि जैसे जैसे मैंने बोला डेवलप हुआ, मार्केट का विस्तृतकरण हुआ, लोगों को जगह की जरूरत पड़ी, मार्केट बढ़ा तो एरिया की रिक्वायरमेंट बढ़ी, धीरे धीरे सूरत भी बढ़ा। लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है, हम तो शायद थोड़े सब, मैं भी अपना आपको जवान मानता हूँ नहीं, लेकिन अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है, जेन ज़ी जिनको हम बोलते हैं, उनको एक जरूर बात कहना चाहूँगा कि मैंने ये बहुत बारीकी से फील करा है। तो मैं आपको एक छोटा सा, समझ लीजिए आप बड़ा भाई समझ लेना या अंकल समझ लेना, एक सलाह है कि आज कोई भी समझ लीजिए आपके फादर ने या आपके दादाजी ने या आपके अंकल ने या आपके परिवार ने कुछ अचीवमेंट करा है और आप वहाँ से व्यापार की शुरुआत कर रहे हो। उनके पैरों के छाले, उनकी जर्नी आपने शायद देखी होगी लेकिन फील नहीं करी होगी, जी नहीं है वो। तो जब आप मार्केट में उतरते हैं तो जीरो ईगो लेकर उतरिए। कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे यंग बच्चे आते हैं, किसी एजेंट के पास जाते हैं या किसी व्यापारी के पास जाते हैं बात करने, उनको अगर आधा घंटा बिठा दिया जाता है या उनको तरीके से अटेंड नहीं करते हैं तो उनको ईगो हर्ट हो जाता है या उनको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो वहाँ से आया हूँ, मैं पता नहीं है क्या, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो रिप्रेजेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप पोलाइट होइए, नरमी लाइए और आप ये समझिए कि ये अभी तक आपने कोई अचीव नहीं किया है, आपको अभी अचीव करना बाकी है। आप अपनी जर्नी को जीरो से ही देखिए। जो बैकअप आपको मिला है वो गॉड गिफ्टेड है। आपको बहुत अच्छा है कि आपको किसी तरह का बैकअप मिला, चाहे नाम का मिला, परिवार का मिला, फाइनेंस का मिला या किसी ब्रांड वैल्यू का मिला है या जमे जमाए बिजनेस का मिला है। लेकिन आपकी शुरुआत जब कर रहे हो तो आप ये समझ के चलिए कि आप जीरो पे हैं, उनको आपको अभी अचीव करना बाकी है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका कोई ईगो हर्ट हो रहा है या मेरी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वो इज्जत तो अभी कमानी बाकी है। आपने इज्जत तो आपने पीछे की लेकर आए, आप इज्जत कमाई नहीं तो आपकी बेइज्जती कहाँ से हो रही है। बिल्कुल। तो वो ईगो ना रखे।
आप पोलाइट रहें, बिजनेस के नेचर को समझे। आप ये फोकस करें कि आप बिजनेस करने आए तो उस पर ही फोकस करें। आप ये भूल जाए कि आप कहाँ से आए, आप ये सोचें कि आप क्या करने आए हैं। तो आगे आने वाली जनरेशन को मैं ये कहना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करें, फोकस्ड रहें, बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस दिशा में बढ़ रहा है उसके लिए अवेयर रहें, और ईगो को घर पे रख के आइए और उसको छोड़िए, और आप पहले अचीव करें फिर आप फील करें। नीलेश भाई, जिस तरीके से आपने बताया कि भाई सूरत का भौगोलिक परिवर्तन, आइटम में परिवर्तन, ऐसा सब कुछ परिवर्तन हो गया, सेलिंग पैटर्न में भी कुछ चेंज आया? सेलिंग पैटर्न बहुत बदला है। सूरत का सेलिंग पैटर्न, या ऐसा कहूँ कि हर फील्ड का सेलिंग पैटर्न में बहुत बदलाव आया है और चेंजेस हैं और जरूरत भी है, और उसको स्वीकार भी करना चाहिए। कारण क्या है कि जैसे पहले हम क्या करते थे, कोई व्यापारी आता था, गद्दी पे हम अटेंड करते थे। आज आप देखेंगे तो बड़े बड़े हाउसेस बन गए हैं, या बड़े बड़े जगह पे आप देखोगे तो टेबल चेयर पे अटेंड होने लग गए हैं, सैंपल्स होने लग गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूज होने लगे, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्डिंग होने लग गई, और सोशल मीडिया के ग्रुप बन गए, उसमें फॉरवर्डिंग होने लग गई, या आप इंस्टाग्राम वगैरह की मार्केटिंग होने लगी। एज वेल एज आज समझे नेटवर्किंग के लिए एग्जीबिशन, वहां पे भी एक सेलिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। आज जो हम समझ लीजिए एक तरह से जो गेट टुगेदर लगता है, या जितने बायर्स आते हैं वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढते हुए आते हैं, कुछ बाय करने आ रहे हैं, तो वहां पे वो सामने सेल भी कर रहे हैं। तो सेलिंग का बहुत सारा क्राइटेरिया बढ़ गया। 10 साल पहले अगर मैं आपको कहूँ ना कि फैब्रिक का कोई एग्जीबिशन बता दीजिए, 2016 में कोई फैब्रिक का एग्जीबिशन था ही नहीं। जहाँ से 2017 से हमने शुरुआत करी, आज समझ लीजिए बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं, कहीं ना कहीं फैब्रिक कहीं और भी रिप्रेजेंट होते होंगे। लेकिन जिस डेटाबेस, जिस क्वांटम ऑफ एजेंट और जिस क्वांटम ऑफ बायर्स के साथ हम वर्किंग कर रहे हैं, तो हमने कहीं रुके नहीं, हम बस उसको बढ़ाते गए, और हमारा आज भी फोकस वही है कि जो एग्जीबिटर हमारे यहाँ पार्ट ले रहा है उसको बेहतर से बेहतर बिजनेस मिले, बेहतर से बेहतर व्यापार मिले, और उसमें और नयापन करे, और वो अपने व्यापार को भी ग्रो करे। सर, ये बहुत ईमानदारी से आप बात बता रहे हैं कि वास्तव में आप पूरा डेटाबेस पे काम करते हैं। आप ये चाहते हैं कि रियल बायर्स यहाँ पे आए और सप्लायर्स को उतना बेनिफिट हो। ये आपके पूरे पॉडकास्ट में मैंने नोट किया। एक और नीलेश भाई, मैं देखता हूँ कि पूरे भारत की नजर सूरत पे। आज समझ लो कि मोदी जी भी जब कभी बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो कपड़े इंडस्ट्रीज को जोड़ते हैं, और कपड़े में सूरत सबसे नंबर 1 पे आता है, बराबर ना? ऐसी क्या सूरत के लोगों की मास्टरी आप मानते हो कि फटाफट ये डेवलपमेंट है, क्रिएशन है, और जो एक जिगरा है, आप देखते हो कि जिस तरीके से मशीनें खरीद रहे हैं, तो अभी तो आपको मालूम है कि सिटेक्स जो मशीनरी एग्जीबिशन के अंदर जिस तरीके से मशीनें खरीदी गई, लोग कहे कि क्या कोई सब्जी खरीद रहे हैं या मशीन खरीद रहे हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंट मानते हैं सूरत के लोग? वैसे तो सूरत में काफी सारी पब्लिक है और काफी पूरे इंडिया के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर है जो वास्तव में आप बताएंगे। अगर मैं फिल्मी स्टाइल में कहूँ तो यहाँ की हवाओं में व्यापार है साहब। यस। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा एक्सेप्टेंस, स्वीकृतिकरण बहुत अच्छा है। हम हर चीज़ों को तुरंत स्वीकार करते हैं, और बदलाव के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। जो थोड़ा एक बदलाव करना है वो हमें हमारे काम करने के तरीके में बदलाव करना है, जिससे हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़े, नाम बढ़े, हमें हमारे आइडेंटिटी को हमारी कंपनी के नाम से, हमारे कपड़े को हमारी कंपनी के नाम से जाना जाए, और एक वैल्यूएबल सप्लायर के तौर पे हम खड़े हो पाए। उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। बाकी डेवलपमेंट, क्रिएशन हो या स्वीकृतिकरण हो, उसमें तो हम कहीं पीछे पड़ भी नहीं सकते। सर, नीलेश भाई, जब से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे करण अर्जुन की जोड़ी है, राम लखन की जोड़ी है, वैसे नीलेश भाई और हसमुख भाई की जोड़ी जो आज पूरे सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फेमस है। आज आपके जो पार्टनर है हसमुख भाई कहाँ रुक गए सर? आपने तो प्रॉमिस किया था वो साथ में आने वाले। वो साथ में आने वाले थे। जैसे आपने जो नाम लिया ना, राम लखन और करण अर्जुन, हमारे अंबिका वाले प्रवीण भैया को आप जानते होंगे, वो हमें राम बलराम बोलते हैं। तो एक नाम रह गया था तो मैंने ऐड कर दिया। हसमुख भाई और हम लोग 4-5 बजे तक साथ में ही थे, और हम लोग किसी काम पे काम कर रहे थे, और अनएक्सपेक्टेडली कुछ बाहर से 1-2 एजेंट आ गए, तो उनके साथ मीटिंग में डिस्कशन पार्ट में था, और आगे आपको स्केड्यूल दिया हुआ था कि नहीं अपना मिलना ही है, तो उस वजह से वो नहीं आ पाए। बट उन्होंने आपके लिए बोला कि बहुत बहुत सॉरी भी बोला कि भाई मैं 100% आना चाह रहा था, अगर फ्री हो गया तो आ जाऊँगा, तो इस वजह से वो रुक गए। सर, मैं 100% ऐसा एक उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जीबिशन से पहले
आप दोनों को एक बार वापस हम यहाँ पे देखना चाहिए। 100% आप देखोगे भी। और जिस तरह से हमारा एग्जीबिशन का क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो बाहर का एक एक्सटीरियर होता है, वो एक्सटीरियर मैं हो जाता हूँ, लेकिन वो बिल्डिंग बिना जमीन के अंदर धसे हुए वो इंटीरियर के बिना पॉसिबल नहीं है। जो नींव जिसको हम बोलते हैं ना, वो हमारे हसमुख भाई है, जो किसी को दिखाई कम देते हैं, लेकिन वो है तो हमारी सुंदरता दिख रही है। वो नहीं हो तो ये सब कुछ संभव होना नहीं है। मतलब सर बहुत बड़ी बात बताई, और मैं तो देखता हूँ, हम तो तारीफ करते हैं आप दोनों की, जो अंडरस्टैंडिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है रियल में। एक व्यापार के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, एक जिस तरीके से आप अपना ब्रांड कर रहे हैं, उसमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग, वेरी नाइस सर, थैंक यू सर। और कई लोग तो हमें ये भी बोलते हैं कि एक जैन है और एक काठियावाड़ी है, ये बॉन्डिंग कैसे है भाई? बढ़िया है। हमने बोला भाई जैसे राजंस ग्रुप है, एक देसाई मतलब काठियावाड़ी और एक जैन है, वैसे हमारा भी टेक्सटाइल उत्सव में एक जैन है और एक काठियावाड़ी है। ये भी बोल सकते हैं कि मारवाड़ी और एक काठियावाड़ी, दोनों ही बिजनेस माइंडेड होते हैं, बराबर। आपको स्पेशल धन्यवाद कि आप हमारे आमंत्रण पर हमारे स्टूडियो में पधारे, और उसके साथ में पूरे मन से आपने इस पॉडकास्ट के दौरान अपनी जर्नी को शेयर किया, टेक्सटाइल उत्सव की बारीकियों के बारे में बताया, उसकी उपयोगिता के बारे में बताया, और व्यापार के बारे में, सूरत के व्यापार के बारे में भी आपने खुलकर चर्चा की। सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वैसे मुझे आपका कहना चाहिए कि आपने मुझे यहाँ इस लायक समझा कि मैं यहाँ आके बैठूं और आपने चाय पे चर्चा कर सके, वैसे चर्चा कर सके। और जेन्युइनली कहा जाए तो जो काम आप कर रहे हैं सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के माध्यम से, जितनों लोगों को आपने जोड़ा है, या किसी को भी एक संदेशा पहुंचाना है, तो सुरेंद्र जी से संपर्क करो, वो पूरे टेक्सटाइल मार्केट में पहुंच जाता है। तो जो नेटवर्क आपने खड़ा किया है, ये जेन्युइनली हेड्स ऑफ है, काबिले तारीफ है। और मैं इसकी सही में मतलब सुरेंद्र जी, मैं तो शायद आपको बहुत सालों से जानता हूँ, लेकिन आपका जो सपना था कि नहीं मुझे एक सोशल मीडिया या एक बोले नैतिक जिम्मेदारियां निभानी है, कुछ मुझे लोगों से जुड़ना है, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके लिए आपने जो सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग करा है, मुझे लगता है इसका आगे जाके हमें वर्ल्ड टेक्सटाइल नेटवर्किंग नाम देना चाहिए, जिससे हम सूरत के बाहर सभी लोगों से जुड़ सकें, और सभी टेक्सटाइल से जुड़ा कोई भी मैसेज किसी को पहुंचाना हो, किसी को ऐड करनी हो, या कोई भी माध्यम हो, हमें अपनी आवाज पहुंचानी है, तो हमारे पास एक आवाज के लिए एक माध्यम है आज की तारीख में, वो है सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इसका नाम सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग है, लेकिन हिंदुस्तान में सब इसके संपर्क में, सब इससे जुड़े हुए हैं। आज मुझे अपनी कोई बात रखनी है, मैंने सुरेंद्र जी को कहा, वो पूरे हिंदुस्तान के टेक्सटाइल नेटवर्क में चली जाएगी। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और अपन किसी मैटर पे, या मैटर तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी विषय पे हमने आज चर्चाएं करी, डिस्कशन करा, और बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और आप जो काम कर रहे हैं आप आगे करें और इसको बड़ा बनाएं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू सर नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।